नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात होगी शिक्षक दिवस की, शिक्षकों की, शिक्षा की। उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में दावे किए जा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े जबरदस्त काम हुए हैं। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं का कब्जा था। नकल के लिए सेंटरों की बोली लगती थी, बाकायदा बोली लगती थी, और उसमें भी अलग अलग तरह की बोलियां लगती थी। यहाँ लिखा के नकल की जाएगी, यहाँ सॉल्वर मिलेगा। लेकिन पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि ये नकल माफियाओं का यहाँ खात्मा हो गया है। न सेंटरों की बोली लगती है और न ही कोई नकल का माफिया ये गारंटी दे सकता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा वो पास करवा देगा। ये नकेल कसी है योगी सरकार ने। लेकिन इन सब के बीच में शिक्षकों की भी एक समस्या थी। शिक्षक गांव में जाते नहीं थे, पढ़ाते नहीं थे। वे छुट्टी की एप्लीकेशन रजिस्टर में रख के आ जाते थे। अगर कोई अधिकारी आ गया मौके पर चेक करने तो ठीक है, अधिकारी की शिक्षक की उपस्थिति लग जाती थी। लेकिन अब मामला बदल गया है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। मानव संपदा ऐप पर उन्हें अपनी उपस्थिति लोड करनी पड़ती है, वह भी बाकायदा बच्चों के साथ सेल्फी अपलोड करके। अगर उन्हें छुट्टी चाहिए तो उन्हें मानव संपदा ऐप पर बाकायदा एप्लीकेशन देनी होगी जो रिकॉर्ड में जाएगी। अगर वो बगैर बताए या बगैर डिजिटल पर एप्लीकेशन दिए छुट्टी पर चले जाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, सुधार हुए हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को पिछले वर्ष ग्रेडिंग 1 मिला है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का। और ये काम हुआ है, शिक्षकों की भर्ती भी हुई है। इसके अलावा कायाकल्प योजना के तहत तमाम स्कूलों को कायाकल्प किया गया है, जीर्ण शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार किया गया। लेकिन फिर भी कमियां अधूरी रही जाती हैं। अभी शिक्षकों की भर्ती का मामला जब भी आता है तो कोर्ट कचहरी के मामले सामने आने लगते हैं। अभी भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इनकी समस्याएं क्या है? तमाम भर्तियां होने के बावजूद भी मामला कहाँ अटक जाता है, परेशानी कहाँ आ जाती है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं? इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे पैनल में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं लता सिंह, वे भी हमारे साथ जुड़ेंगी, और मनोज प्रजापति हैं, ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं संजय चौधरी जी से। संजय जी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती बहुत पारदर्शिता तरीके से की गई है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं। ये काम क्या है? आखिर ये दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? संजय जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। और शिक्षा के जो तीनों इकाइयां हैं, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा हो, और चाहे वह हायर एजुकेशन हो, इन तीनों के फील्ड में उनके आमूलचूल परिवर्तन की बात की है। एक प्राथमिक शिक्षा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय जो उत्तर प्रदेश के थे उनकी स्थितियां बहुत खराब थीं। उनमें जो सामान्य आवश्यकताएं रहती हैं वे भी नहीं थी। वहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नए मिशन के रूप में वहां काम करना शुरू किया और वहां के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाएं भी ऐसी करने की कोशिश की गई कि जहां उनको प्रेरणा मिले, उनको सुरुचिपूर्ण बनाया। वहां के शिक्षकों के लिए भी क्या क्या पाठ्य सामग्री और उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई गई। ट्रेनिंग के साथ साथ वो अंदर कुछ अच्छे चार्ट लगे जिससे बच्चों को प्रेरणा हो। और इस सारे सिस्टम को कैसे सुपरवाइज किया जाए, इसके लिए भी एक अलग से कैडर बना के जो इन अपने जो प्राथमिक विद्यालय हैं इनका अच्छी तरह से सुपरविजन हो और उनमें क्या बेहतरी हो सकती हो उसकी बात हो। इसके और ज्यादा सुपरविजन के लिए इसमें जो नई इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं उनका भी लिया गया। वो सेल्फी देते हैं, वहां का वातावरण शुद्ध हो, वहां सफाई हो। बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, अलग अलग उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो, उनके साफ सफाई की व्यवस्था हो। तो इस प्रकार के ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आज की जो स्थिति है वो लगभग 60,000 से ऊपर ऐसे विद्यालय हो चुके हैं जहां पर इस प्रकार का परिवर्तन साकार रूप में आ गया है। माध्यमिक शिक्षा में सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि उत्तर प्रदेश की छवि नकल कराने वाले राज्य के रूप में होती थी। हमारी जो परीक्षा का जो हमारा कार्यक्रम था वो बहुत लंबा चला करता था, वो 1.5-2 महीने चला करता था। इसको संक्षेप में करके लगभग 12 से 15 दिन के बीच में केंद्रित किया गया। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि
पहले जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 14,000 केंद्र बनते थे, हमने सुविधा संपन्न और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण केंद्रों के आधार पर इनकी संख्या 7,000 की है। वे ऐसे केंद्र हैं जहां पर बिजली है, अगर बिजली चली जाएगी तो उसके लिए भी व्यवस्था है, वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था है, ताकि ये जो परीक्षा है इसका नियंत्रण हो, नकल ना हो और ऑनलाइन इसका सुपरविजन हो, इसके लिए भी काम हुआ है। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के परीक्षा के परिणाम जो बहुत लंबे समय के बाद आते थे, उसको भी टाइम पीरियड उसका कम किया गया है। तो ये सारे के सारे प्रयोग इस प्रकार के हैं जिसमें मूलभूत जो सुविधा है और मूलभूत जो आवश्यकता है शिक्षा, वो अधिक से अधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से लोगों तक और प्रेरक रूप से ऐसी हो कि ताकि अधिक से अधिक बच्चे आए, स्वस्थ वातावरण में पढ़ें, उनकी परीक्षा बहुत अच्छे वातावरण में। ठीक है संजय जी, मनोज यादव जी से भी सवाल ले लेते हैं। मनोज यादव जी से आपने जो दावे किए हैं उस पर बात कर लेते हैं। मनोज जी, संजय चौधरी जी के दावे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, और ये तो सच है कि एक जमाना था जब नकल माफियाओं का यहाँ कब्जा हुआ करता था। नकल पे दो ही शासन में काम हुआ, एक जब राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब, और दूसरा अभी जब योगी की सरकार बनी है उसके बाद में नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई है। तो आपको ये परिवर्तन दिखाई देता है या नहीं मनोज जी? देखिए उपाध्याय जी, इस बात को हमें और आपको समझना पड़ेगा और उदाहरण के साथ समझना पड़ेगा। क्या बीजेपी के साथी जो बात बता रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, नकल बंद हो गया, तो नकल बंद हुआ था जब सरकार ने कैमरे लगाए थे, तो वोट जो परिणाम था परीक्षा का वो कितने प्रतिशत आया था। ये बात तो सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये बात कोई समझ नहीं रहा है, इससे कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। जब सरकार की तरफ से पूरी तरीके से परसेंटेज गिर गया, जब सरकार कह रही थी कि नकल माफियाओं की वजह से बहुत उत्तर प्रदेश का परसेंटेज जा रहा है, तो इसी सरकार ने जब कम बच्चे पास हुए तो कैसे पास कर दिया गया ज्यादा बच्चों को, उसका परसेंटेज भी जीपी के साथ ही बताएं 2018-2019 में परिणाम किस तरह आए। मैं 2 वर्षों की नहीं बात करता, अब तो किसी तरीके का कोई परीक्षा ही नहीं होती है, किसी तरीके की कोई नकल वाली बात ही नहीं रह गई। अब तो ऐसे ही नंबर दे दिया जा रहा है कोरोना काल में। लेकिन मैं 17, 18 और 19 की बात करता हूं तो लगातार अब नकल नहीं कराई जाती है। अब आप परीक्षा देने की आवश्यकता, आप चुपचाप जाइए और अपना सिस्टम बनाइए और बिना परीक्षा दिए ही आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट बीजेपी की सरकार प्रस्तुत करा देगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शिक्षा को लेकर अगर इस सरकार ने कोई ढंग का काम किया होता तो मैं इस हाँ, कोई समर्थक हो सकता है बीजेपी का, कोई पार्टी का उनके हो सकता है, वो उसका गुणगान करेंगे और लाख रुपये वाली बात मैं नहीं समझता। लेकिन अभी मैं उदाहरण देता हूँ, लखनऊ के 80 तालाब की एक सीट है जो विधानसभा की, वहां समाजवादी पार्टी ने 2 बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज बनवाए। आप बताइए, वो काम हमारी सरकार में पूरा हो गया था और आज तक वो इंटर कॉलेज नहीं चालू हो पाए। कौन सा शिक्षा का जादूगरी हो रही है उत्तर प्रदेश में? कैसे बिना स्कूल खोले कैसे शिक्षा का स्तर को मजबूत किया जा रहा है, कैसे बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। इस तरह के एक नहीं हजारों उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। मैं सिर्फ इतना कि सरकार इतने जो इनका 4.5 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 7.5 साल हो गया, लखनऊ छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई है, कितने डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं, सरकार ने ध्यान दिया है। ये सारी मनोज जी, ये जो कॉलेज बनाए गए हैं क्यों नहीं चालू हुए, इसका जवाब हम संजय जी से ले लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लता सिंह जी के पास चलते हैं। वे प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज की, उन्हें पता हुआ कि नकल पे कितना अंकुश लगा है नहीं लगा है। अभी आपने जैसे कहा कि बच्चों को बगैर परीक्षा के पास किया जाता है, वो तो कोरोना काल में किया जा रहा है, लेकिन क्या 17 और 18 में नकल पे जो अंकुश लगा है, क्या वाकई वो प्रभावी था या नहीं था, या पहले हालात क्या थे? लता सिंह जी एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है, मुझे लगता है वे बेहतर जवाब देंगी, वे किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ी हुई नहीं है। लता जी, मनोज जी ने जो सवाल उठाए हैं नकल को लेकर, उस पर आपका क्या जवाब है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है लता जी? सर हाँ सर, पहुंच रही है आपकी आवाज मेरी तक। हेलो हेलो जी
मेरा सवाल ये है कि अभी मनोज जी ने कहा कि जो नकल पे अंकुश लगाए गए थे वे अंकुश उतने कामयाब नहीं है और बच्चों को जो है पास किया जा रहा है, वे कॉपी खाली छोड़ के आ जाते हैं, परसेंटेज गिर गया है। तो क्या ये ऐसा है, कोई परिवर्तन आपको दिखाई दिया है या नहीं दिया है? सर जी लता कुछ जी। परिवर्तन तो दिखाई दिया है सर, लेकिन सर नकल पे मैं बोलूंगी कि नकल पे पूर्ण रूप से तो अंकुश जी। नहीं लगा है। और जहां तक कॉपी खाली छोड़ने की बात है, ये बात तो गलत है, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक करती हूँ और कोई भी कॉपी खाली नहीं होती है। बच्चे उस पे लिखते हैं और उसी पे उनको अंक दिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो पहले होता था नकल का, माफियाओं का जिस तरह से कब्जा था, आज भी वैसी की वैसी स्थिति है? तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से नहीं मान सकते हैं। कुछ सुधार हुआ है। तो आज जो नकल होती है वो किस तरह से कराई जाती है? अब सर नकल किस तरह से कराई जाती है ये तो हमें भी नहीं पता कि किस तरह से कराई जाती है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगी कि पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा है। अभी और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, संजय जी आप क्या कहेंगे इस पर? लता जी तो कह रही हैं कि इस पे अंकुश नहीं लगा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ हैं और हम बेहतर कर रहे हैं, इसका ये साफ संदेश है। और नकल के पक्ष में खड़े होने वाले, नकल कराने के लिए हिम्मत अफजाई करने वाले, नकल को वैधानिक स्वरूप देने वाले, नकल के लिए नैतिक बल देने वाले, तो मैं समझता हूं कि नकल के बारे में बेहतर बता पाएंगे कि कैसे नकल हो रही है और उसमें क्या क्या लूप होल हैं। तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न उनसे पूछे तो वो बेहतर बता पाएंगे। हम तो उत्तर प्रदेश में जो बेहतरी के लिए हो रही है, नकल पर नियंत्रण हो रहा है और किस प्रकार से, मैंने कहा ना कि प्राइमरी लेवल पर भी अगर बच्चे बच्चियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो रही है, वहां के टीचर्स के ट्रांसफर के लिए एक बड़ी समस्या थी, उसको ऑनलाइन किया गया है, पारदर्शी तरीके से किया गया है। तो ये व्यवस्थागत परिवर्तन है जो जमीन पर दिख रहे हैं। कोई भी व्यवस्था 100% एकदम हो जाए, ये हम चूंकि सारे लोग सामाजिक क्षेत्र के लिए है, तो 100% चीजें तो केरल के बारे में कहते हैं कि वो 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन व्यवहार में 96.7 के आसपास उनका है। तो जब हम 95 के ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो उसे माना जाता है कि स्थिति ठीक है और वो 100% है। तो अगर कोई उसमें कमी होगी, ये ध्यान हमारा दिलाएंगे। साक्षरता प्रतिशत तो अभी बहुत कम है। हमारा साक्षरता, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर काफी कम है संजय जी अभी, और केरल के आसपास भी नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसके लिए तो बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा ना सर। हम बेसिक्स पर काम करने की बात करते हैं। हम प्राथमिक विद्यालयों को इतना अच्छा बनाएं। सरकार तो आप ही की है ना सर, सरकार तो आप ही की है, कौन काम करेगा? आप किससे कह रहे हैं ये बात? उसी के लिए हम कर रहे हैं और वही मैं बता रहा हूं कि जो हम लोगों ने किया है कि कैसे टीचर्स उसमें और उपयोगी, उनके लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम चले हैं। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अब एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। उन्हीं की पाठ्यपुस्तक के आधार पर एक शिक्षा की व्यवस्था है और टीचर्स के लिए भी जो सुविधाएं हो सकती थी, जैसे उनके लिए ऑनलाइन हो गया, जो ट्रांसफर की समस्या थी, जिसके लिए वो भागते दौड़ते थे, जिसके लिए उन्हें टाइम जाया करना पड़ता था, और उनकी उपस्थिति के लिए भी एक बेहतर संरचना है कि वास्तव में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो उसमें डिस्करेज ना हो और ऐसे लोग जो पढ़ाने से हटते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, वो डिस्करेज हो। इसके लिए यह है कि वो ऑनलाइन उसकी सेल्फी पोस्ट हो। तो हमने व्यवस्थाओं को प्राथमिक आधार पर जो बेसिक्स हैं उनको समस्याओं को दूर करके एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश में शिक्षा के आधार पर देने के लिए हमने प्रयास किया है। और मैंने आपको प्राथमिक विद्यालयों का नंबर्स बताया कि लगभग 60,000 से ज्यादा। तो आप वही बातें रिपीट कर रहे हैं। मैं शिक्षकों की बात पे आता हूं। हमारे साथ में शिक्षक अभ्यर्थी हैं मनोज प्रजापति, वो भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी ये बताइए कि जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई है तो आपका आंदोलन किस मुद्दे को लेकर चल रहा है? मांग क्या है? आखिर शिक्षकों की जो भर्तियां होती हैं, वो चाहे किसी का भी शासनकाल रहा हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, ये भर्तियां पूरी तरह से इन पर उंगलियां क्यों उठती रहती हैं? मनोज जी।
मुझे लगता है मनोज प्रजापति तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम मनोज यादव जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, ये जो शिक्षक भर्तियों को लेकर के हमेशा सवाल उठते हैं कि वो चाहे शासन किसी का भी हो, और हर शासन में ये उठता है कि पारदर्शी तरीके से नहीं हुई और ये कमियां रह गई, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई स्टे लेके आ रहा है। ये आखिर दिक्कतें हैं कहां? मनोज जी, मनोज यादव जी। उपाध्याय जी, ये सारी चीजें हमेशा लगी रहती हैं, इसमें किसी तरीके का मैं कोई ये ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं सुन रहा हूं। हर सरकार के कार्यकाल में लगभग इस तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन बिल्कुल मूलभूत बात क्या है? क्या ये बात ये सरकार बता पाएगी कि 69,000 शिक्षक भर्तियां हुई जब, और 69,000 शिक्षक भर्ती में 10,000 से ज्यादा पद जो पिछड़ों के थे, दलितों के थे, जो आरक्षण में जो पद थे, उन पदों पे गैर आरक्षण लोगों को भर्ती कर दिया। क्यों भर्ती कर दिया? ये सवाल उठ रहा है, और ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रहे हैं मनोज प्रजापति जैसे लोग, तमाम सारे वो लोग जिनका हकमारी हो गई। क्या सरकार ने उस पर अपनी जवाबदेही तय की? क्या सरकार ने इस बात को जनता को बताया कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है? क्या सरकार ये बात दूसरी पार्टियों की सरकार पे आरोप लगाती थी, लेकिन इस तरह के आरोप तो कभी नहीं लगे कि किसी का आरक्षण मार लिया गया, जिसकी जो हकदारी थी वो उसको मिला। अब आप एक विशेष जाति के चयन पे सवाल उठा सकते थे, उठाना भी चाहिए, आज भी उठ रहे हैं सवाल। क्या वो सवाल खत्म हो गए क्या? अब तो एक जाति विशेष पे बताया जाता है। एक डिग्री कॉलेज शायद वो झांसी का था या बुंदेलखंड का कौन सा स्टेट था, आपको बेहतर पता है कि उसमें 15 भर्ती होनी थी प्रोफेसर की, जिसमें 13 ठाकुर जाति के थे। 15 में 13 ठाकुर जाति के थे। ये क्या था? ये चयन प्रक्रिया का कौन सा मानक था? इस पे सवाल उठा, लोगों ने सवाल पूछा, क्या सरकार ने जवाबदेही दी? जिस तरीके से गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, सवर्ण वर्ग के लिए मंत्री के भाई का सलग चयन कर दिया गया। क्या इस्तीफा देना मात्र ही उसकी कार्रवाई थी? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई अभियोजन पत्र FIR दाखिल की गई? क्यों उसको जेल नहीं किया गया? क्यों मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया गया? ये सब बेशर्मी की पराकाष्ठा की बातें हैं उपाध्याय। ठीक है, ये बात ठीक है मनोज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी बात पर हम संजय जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप आखिर किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? आपकी मांग क्या है? अब जब शिक्षक भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, तो आप किन बातों को लेकर आंदोलन पे हैं? कभी टंकी पे चढ़ जाते हैं, कभी घेराव कर लेते हैं, ये क्या शोभा देता है आपको? देखिए, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ मनोज प्रजापति बताना चाहूंगा सर कि जैसे ही ये चयन सूची 69,000 शिक्षक भर्ती की आई थी, उसके बाद हम लोगों को एक अंदेशा हुआ कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ। क्योंकि अनारक्षित की कट ऑफ हेलो, हाँ सुन रहे हैं मनोज जी, बोलिए आप। जी बोलिए। अनारक्षित की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ के बीच में मात्र 0.4 का डिफरेंस था, जो कि हो ही नहीं सकता, संभव है। और इसीलिए हम अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की शरण में पहुंचे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगभग 8 महीने तक बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बार बार तलब करने का कार्य किया, और तलब करने के बाद वहां चयन सूची, कैटेगरी और कट ऑफ सहित मांगी गई, क्योंकि इन्होंने कैटेगरी और कट ऑफ को छुपा लिया था। जब हमने इस चीज को देखा बार बार वहां मांगी जा रही है, मैंने वहां पर पैरवी की थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई भी जवाब दे पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहे। और इसी बात पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब करके, जो जनपद से संबंधित होते हैं, उनसे चयन सूची मांगी और उन्हें मर्ज करके, उनका संयोजन करके ये पाया कि ओबीसी की जो 18,598 सीटें होनी चाहिए 27% के हिसाब से संविधान के नियम के अनुसार, वो मात्र 2637 सीटें हम लोगों को प्रदान की गई हैं हमारे ओबीसी कोटे के अंदर। और इसकी रिपोर्ट प्रेषित भी 29 अप्रैल 2021 को माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कर चुका है, और उन्होंने शर्त भी की है कि इन लोगों को न्याय दिया जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है, और 76वां दिन आज हमें हो गया।
बीच में 3 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल से ये कह दिया था कि इन लोगों को न्याय दिया जाए, इनका निस्तारण किया जाए। ठीक है, फिर भी ठीक है मनोज जी, हमारे साथ भाजपा के संजय चौधरी जी हैं, हम उनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं कि 18,000 जो पदों की आप बात कर रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। संजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि वो पिछड़ों की हितैषी पार्टी है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े मंत्री बनाए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और यहां पर भी अभी उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ों की असली पार्टी है। इन सब बातों के बावजूद ये विसंगतियां क्यों है? आखिर कहां चूक हो रही है? क्या ये मनोज प्रजापति जो बात कह रहे हैं, या जो अभी हाल ही में मनोज यादव जी ने भी यही बात लगभग कही है, तो इन सब बातों के जवाब क्या है? क्या इनकी अनदेखी वाकई की जा रही है? माननीय मनोज प्रजापति जी जो अपनी बात कह रहे थे, इनको न्याय कहां से मिला? इनको न्याय उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से मिला जिसको न केवल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, बल्कि श्री नरेंद्र मोदी के कारण ही इसको ये संवैधानिक दर्जा मिला कि इस प्रकार की घटना अगर देश में कहीं भी आती है तो उसकी सुनवाई हो सके। ये जो सूची थी वो दरअसल हम प्राथमिक विद्यालयों के साथ उनके ट्रांसफर का भी और उनकी रिक्तियों का भी जो आधार होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उसकी नियुक्ति निकालते समय अगर कहीं विसंगति रह गई तो वो विसंगति आयोग के पास गई और आयोग ने उस विसंगति को देखा और उत्तर प्रदेश को उसके लिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए वो प्रेषित किया। और खुद मनोज प्रजापति जी बता रहे थे कि बिना इनके किसी बात को लिए हुए स्वयं मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और जल्दी इसका कोई हल निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो निश्चित रूप से जिसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थापित एक तंत्र के द्वारा हुआ है, उसमें अगर कोई विसंगति है तो उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसमें निश्चित रूप से सम्यक विचार के बाद निर्णय होगा और अगर कोई ऐसी विसंगति है तो उसका समाधान निकलेगा। मनोज यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जब मनोज प्रजापति बोल रहे थे अपनी बात, तब आप कुछ कहना चाह रहे थे मनोज जी। मुझे लगता है मनोज यादव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लता जी, ये जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होती है, आपका चयन भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, तो इस प्रक्रिया में इस तरह की चूक कैसे संभव है? जो मनोज प्रजापति जिन सवालों को उठा रहे हैं, उनसे आप कहां तक सहमत हैं? सर, कुछ हद तक सहमत है, कुछ से तो असहमत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कुछ पीरियड में जो भर्तियां हुई हैं वो तो बहुत जल्दी हुई हैं और कुछ पीरियड में भर्तियां बहुत देर से हुई हैं। लेकिन पिछले 5-6 सालों में अगर हम देखें, 2011 के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई है टीचर्स भर्ती की। 2011-12 तक सब कुछ सही रहा, उसके बाद जो भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो इस पे पहल रही है वो ठीक नहीं रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही। 2012 की बात कर रही हूँ। किस तरह की दिक्कतें आई जो आप बात कर रही हैं कि 2011 के बाद जो स्थितियां खराब हुई हैं, वे खराब स्थितियों में कौन सी, किसी एक स्थिति का जिक्र करिए। जी लता जी। हाँ सर, माध्यमिक की अगर हम देखें तो 2016 वाली वैकेंसी भी बहुत डिले हुई जो कि इंटर कॉलेज की थी, है ना। 2011 में प्रिंसिपल्स की वैकेंसी निकली थी, उसका भी जो सर उसमें अपॉइंटमेंट्स हुए वो भी काफी देर से हुए। तो इस तरह से हम देखें तो कुछ टाइम पीरियड थे और अभी भी कुछ भर्तियां लंबित ही हैं, तो उस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ठीक है। मनोज यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम संजय चौधरी जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, जैसा अभी आपने लता जी को सुना, मनोज प्रजापति जी को सुना, इन सबके बीच में एक बात ये निकल के आ रही है कि जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो कुछ विसंगतियां रह जाती हैं। कभी कोर्ट में अटक जाती हैं, कभी उनकी जो नियुक्तियां होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव रह जाता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी कोने में आंदोलन चलता रहता है। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इतनी लंबा समय क्यों लगता है? 2011 की परीक्षा का 2016 में परिणाम आता है, 2016 का 2020 में आता है।
तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, इसके लिए क्या हमारा राजनीतिक सिस्टम दोषी है या हमारा प्रशासनिक सिस्टम दोषी है? जी संजय जी। निश्चित रूप से गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। प्रशासनिक नेतृत्व ने भी उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से संचालन करने में कहीं ना कहीं चूक की होगी, और राजनीतिक नजरिए से लोगों ने उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के बजाय उनके लोग किस प्रकार से सिलेक्शन में आ जाएं, इस मंतव्य के साथ, उस प्रक्रिया के साथ भी अन्याय किया है। अभी उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर के जो सरकारी विद्यालय हैं, वहां पर लगभग एक दशक के बाद आयोग ने प्रिंसिपल की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश के आप समझिए कि एक दशक से माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय थे, वहां पर एडहॉक बेसिस पर प्रिंसिपल काम कर रहे थे, और एडहॉक बेसिस पे अगर प्रिंसिपल काम कर रहा है, वो ना जिम्मेदारी के साथ कर रहा होगा, काम चलाऊ स्थिति से कर रहा होगा, तो माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा अगर एडहॉक बेसिस पर चल रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक जो नियंत्रण है, राजनीतिक सोच है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हुई होगी, और इस प्रोसेस को भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया है। अभी इसका जो रिजल्ट आया है, वो बहुत लंबे समय के बाद उस प्रक्रिया पूरी हुई और एक नया परिवेश मिला। तो जो मैं आपसे मूलभूत बात कर रहा था कि सारे स्तर पर शिक्षा के लिए बहुत तेजी के साथ, बहुत गुणवत्ता के साथ और पारदर्शी तरीके से इसको करने की कोशिश हो रही है, और इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बेहतर करने के लिए इसकी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था को भी बना रहे हैं ताकि ये व्यवस्था पारदर्शी बने। जैसे मैंने कहा कि केवल उनके प्रशिक्षण के लिए ही नहीं, उनके ट्रांसफर के लिए भी, उनकी अटेंडेंस के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था जो एक आज की जो नए दौर की है कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड और सर्विलांस पर बेस्ड परीक्षाएं भी सीसीटीवी कैमरे में उनकी फोटो भी अपलोड हो रही है। तो ये नई साधनों का उपयोग करके व्यवस्था को न केवल पारदर्शी बनाया जा रहा है, बल्कि उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी बहुत तेजी के साथ प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, मनोज यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है। हाँ मनोज जी, अभी लता सिंह जी से आपका संपर्क कट गया था। लता सिंह जी कह रही थी कि 2011-12 के बाद स्थितियां खराब होती चली गई, कहीं कोर्ट में अटक गई ये भर्तियां, कहीं इनके परिणाम लेट आए, कहीं स्टे हो गया। तो ये जो स्थितियां हैं, ये निर्मित क्यों हुई? अभी मैं संजय जी से भी यही कह रहा था कि क्या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम दोषी है, या क्या ढांचागत कमजोरियां क्या रह जाती हैं? आपको क्या दिखाई देता है? अगर हम आपसे एक गैर राजनीतिक जवाब चाहें तो आप क्या इसमें कहेंगे? देखिए, सरकार 4 स्तंभ, लेकिन अगर किसी को, चूंकि हमें संवैधानिक राइट है, वो जनता का कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी तरीके की कोई गोलमाल जैसी बात नजर आती है, किसी को किसी का हक ना मिलता नजर आता है, तो वो तमाम सारी चीजें कोर्ट में चली जाती हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसको आप रोक लेंगे? कोई कोर्ट जाने वाले लोग पाकिस्तान के तो है नहीं, और ना ही अफगानिस्तान से और तालिबानी लोग हैं, वो तो हिंदुस्तान के ही लोग हैं ना। अब अगर वर्ग नहीं संतुष्ट है तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाके लंदी बनाने का काम हमारी सरकार में अगर किसी ने किया तो वो आरएसएस के लोगों ने किया। लेकिन हम उस आरोप को आरोप भर नहीं कहते। चलो ठीक है, बीजेपी की सरकार बन गई, अब अगर आप भर्ती प्रक्रिया ही नहीं पूरी कर रहे हैं तो अभ्यर्थी कोर्ट क्या जाएंगे? और कोर्ट अगर चले भी गए तो कितनी भर्तियां आपने करी? आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि बेसिक शिक्षा में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, और अगर माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो 42,000 से ज्यादा पद खाली है। क्या बीजेपी के हमारे साथी इस बात को देख और पढ़ नहीं रहे हैं क्या? ये गति है क्या? अगर ये सरकार की गति है तो मैं धन्यवाद करूंगा ऐसी गति को। हमने जिनके पास 17-18 साल का अनुभव हुआ, उनको हमने शिक्षा मित्र से आगे बढ़ाते हुए हमने सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया, उनके जीवन यापन को बढ़ाने के लिए। आखिर वो शिक्षा का ही काम तो उस प्रदेश स्कूल में करते थे, कोई चपरासी तो थे नहीं जो चपरासी से उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया। लेकिन बीजेपी ने वो षड्यंत्र किया, क्योंकि उसमें गांव के गरीब के, मजदूर के, खेत खलियान में काम करने वालों के बच्चे जो पढ़ के मेधावी होकर अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर पाए थे, उन्होंने नौकरियां प्राप्त की थी। वो योजना भी बीजेपी की थी। लेकिन जैसे ही वो 3,000 से 40,000 पे आए,
बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को खटकने लगा कि ये तो सब अध्यापक हो गए, इनका वेतनमान इतना बढ़ गया। और आप बताइए क्या हुआ? 1,75,000 शिक्षा मित्रों में इस सरकार ने सबको नौकरी से बेदखल करके उस सहायक अध्यापक से पुनः उन्हें शिक्षा मित्र बना दिया और आप 10,000 रुपए के मानदेय पे पढ़ा रहे। आप शिक्षा के स्तर को कैसे वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मनोज जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। क्या किया? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जी जी बिल्कुल। हमारी सरकार जब बनी तो हमने किया, सरकार को भी अपने अध्यापकों के बारे में जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्य रखने चाहिए थे। लेकिन इनकी मंशा दूसरी थी, इनकी मंशा नौकरी खत्म करने की है। मैं कहता हूं, लगातार कहता हूं, आरक्षण पे बीजेपी कहती ना कि आरक्षण एक जाति के लोगों ने खा लिया। मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि 69,000 शिक्षक किस राज्य में, पिछड़ों के वर्ग में किस जाति के लोगों को नौकरियां मिली है, ये सार्वजनिक होनी चाहिए रिपोर्ट। अगर उसका आंकड़ा मैं कह रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों में सबसे ज्यादा यादव हुए हैं चयनित, तो क्यों हुए यादव? बीजेपी की सरकार में यादव क्यों चयनित हो गए? ये बात बीजेपी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर यही हमारी सरकार की भर्ती होती और सबसे ज्यादा यादव चयनित हो जाते तो ये कहा जाता कि यादववादी सरकार है इसलिए सबसे ज्यादा भर्ती करनी है। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ, उपाध्याय जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, या तो बीजेपी के लोग इस बात को स्पष्ट कहें कि कितने पिछड़ों में कितनी जाति के कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं और सामने प्रश्न होना चाहिए। और ये जो दो मुंह वाली बात की जाती है, वोट बैंक की राजनीति का, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। हम संजय चौधरी जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज प्रजापति जी, आपका आंदोलन चलता है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, अभी नहीं, आज नहीं तो कल आप शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप टंकी पर चढ़ जाते हैं, घंटों तक टंकी पर रहते हैं, कई दिनों तक टंकी पर चढ़कर आंदोलन करते हैं। तो ये क्या अच्छा लगता है कि आप भावी शिक्षक हैं और टंकी पर चढ़कर इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन के और भी तरीके हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? आप क्या सिखाएंगे फिर बच्चों को? मनोज जी। जी मनोज प्रजापति। उपाध्याय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आज 76वां दिन हम लोगों को हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल से कहा था वो 3 अगस्त को कहा था। अभी मैं 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कार्यालय पर पहुंचा और मैंने माननीय जेपी नड्डा जी को एक पत्र रिसीव कराया और मैंने उनसे कहा कि हमारा किसी भी तरीके से राजनीतिकरण ना हो पाए क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी हैं। उन्होंने रिसीविंग कॉपी भी दी और इसी के चलते हुए परसों 6 सितंबर को हम लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है यहाँ लखनऊ की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी पे। आदेश दे दिया, निर्देशित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तो टंकी पे है अभी या टंकी से नीचे उतर गए? जी, आप टंकी पर हैं या टंकी से नीचे उतर गए? टंकी पर हम लोग नहीं है, वो दूसरा ग्रुप है जो 22,000 सीटें जुड़वाने वाली बात कर रहा है, वो और दूसरा ग्रुप है। अरे हैं तो शिक्षक ही ना, वो दूसरा तीसरा क्या कर तो नौकरी के लिए ही रहे हैं। नहीं, देखिए मैं इतना कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भारतीय जनता पार्टी को सम्मान करना चाहिए। पिछड़ों की संस्था है और उसकी संस्कृति को, उसके निर्देशन को मानना चाहिए। आज 5 महीने हो चुके हैं उस रिपोर्ट को आए हुए, लेकिन अधिकारी लोग उस पर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी काउंसलिंग करा दी गई, लेकिन हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसकी, हम लोग जब एससीईआरटी जाते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग जाते हैं, वहां से हमें कोई भी सकारात्मक जवाब ना मिल रहा है, बल्कि हम लोगों पर लाठियां भाजी जाती हैं। एक डेलीगेशन को मिलाकर के सीधे एक आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। और मैं माननीय जी से निवेदन करूंगा, प्रवक्ता महोदय जी से, कि 6 सितंबर से पहले एक माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आधिकारिक घोषणा कर दें हम लोगों के लिए तो हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा तो हो जाए। अभी तो कोई हमें एहसास ही नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है, कुछ नहीं, हमें नहीं पता कब न्याय मिलेगा कब नहीं मिलेगा। 76 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? जबकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, भारतीय जनता ठीक है, संजय चौधरी जी से जवाब ले लें। संजय जी आप जवाब दे दीजिए। ठीक है मनोज जी ठीक है, रिपीट मत करिए। संजय जी बताइए। संजय चौधरी जी, देखिए इनके जो आंदोलन में है, ये आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन बन गया है। इनके अंदर कई धड़े हैं, कोई किसी से मिलता है, कोई किसी से मिलता है, कोई कुछ को जुड़वाने की बात करता है, कोई उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंट करने की बात करता है। संजय जी, धड़े चाहे जितने बन जाएं,
धड़े चाहे जितने बन जाएं, लेकिन हैं तो बेरोजगार ही न। उनकी मांग तो एक ही है न कि उनकी सीटों पर किसी और की नियुक्ति कर दी गई है। संजय जी। उपाध्याय जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि इसका हल राजनीतिक रूप से नहीं निकलेगा, इसका निर्णय तो प्रशासनिक आधार पर निकलेगा। और इनको जो हल मिला है, इनको जो लाभ मिला है, आज जो जिस आगे की स्थिति में है, वो प्रशासनिक आधार पर बने हुए आयोग के कारण ही हैं। और मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और जल्दी ही इस का कोई ना कोई अच्छा हल निकलेगा। लेकिन एक धड़ा अलग तरह की बात करता है, दूसरा धड़ा अलग राजनीति की बात करता है। एक दिन आंदोलन की बात करता है, दूसरे दिन दूसरे आंदोलन की बात करता है। तो मुझे लगता है कि इन सारे लोगों को एक साथ आ जाना चाहिए और अपनी मांगों के लिए सरकार पर भरोसा करना चाहिए। जब इसका हल निकला है और इसकी कमियां सामने ठीक है संजय जी। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी को बोलने दीजिए। जी मनोज जी। बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का काम कर रही है। अब किसान अगर आंदोलन पे बैठता है तो वो राजनीतिक रूप से, अब अगर शिक्षक भर्ती वाले बैठ जाए तो वो राजनीतिक रूप से, अगर कोई मांग कर ले तो वो राजनीतिक रूप से, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई दाल की शिकायत कर दे तो उसकी बर्खास्तगी हो जाती है। जो तमाम सारे बीएसएफ के जवान हैं, कोई सवाल उठा दे वो या तो षड्यंत्र या तो राजनीतिक रूप से लगता है। अरे भैया, आप किस तरह की सरकार आए हो कि आपको सब राजनीतिक ही लगता है? जब हम सत्ता में थे तो इन्हीं शिक्षकों के, इन्हीं जो बीटीसी के तमाम सारे शिक्षा मित्र इन्हीं के आंदोलन में जाते थे, इन्हीं किसानों के आंदोलन में बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता जाते थे और उनका सहयोग करते थे, साथ देते थे, उनकी आवाज में आवाज बनते थे। तब हम नहीं ये बात कहते थे राजनीतिक रूप है। आपके अंदर बेशर्मी की एक पराकाष्ठा व्याप्त हो गई है जो आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आरएसएस का जो एजेंडा है कि सरकारी नौकरियां खत्म करनी है, आरक्षण को खत्म करना है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर देना है, लोगों की जो एक सिक्योरिटी भरी जिंदगी है उसको खत्म करना है, उसको आप लगातार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि बीजेपी, क्योंकि एक डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई मैटर हो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अरे सॉल्व तो सुप्रीम कोर्ट से जो 4 दशकों से मंदिर का मुद्दा चला था वो भी मोदी जी ने सॉल्व करा दिया, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। मैं तो कहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उसके हिसाब से बना, लेकिन बीजेपी के लोग कोर्ट करके कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया, हमने मंदिर बनवा दिया। चलिए मंदिर की बात बाद में करते हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मनोज जी का जवाब देना चाह रहे हैं आप। संजय जी। नहीं, बीजेपी के लोग क्या इन शिक्षक भर्ती में जो प्रॉब्लम है उसको सुप्रीम कोर्ट में सवालों का जवाब नहीं देते, रटे रटाए कुछ चीजें हैं जिनको वो रिपीट करते रहते हैं। संजय जी आप जवाब दीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये समस्या इन्हीं के समय में पड़ी थी जिसको शिक्षा मित्रों के साथ ये नियमित करने की बात कर रहे थे। इनको अगर अपनी याददाश्त पे भरोसा हो तो इनको याद होगा कि उसके बाद बेसिक शिक्षा के जो मंत्री थे उनको अखिलेश जी ने उनके साथ क्या किया था। उन्होंने वास्तव में वो शिक्षा मित्र जो होंगे, किसी भी शिक्षा मित्रों के पास चले जाइए, उनके धड़े के पास, वो बता देंगे कितना कितना रुपया मंत्री के नाम पर इकट्ठा करके मंत्री को दिया गया था। भ्रष्टाचार के आधार पर आपको लगेगा कि एक से लेके दूसरे का समर्थन कर दिया जाए, तो वही जो नैतिक प्रश्न है ना, देखिए इसके पीछे नैतिक प्रश्न है। राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो नकल के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। राजनीतिक दल ऐसा है कि अगर दूध में यूरिया मिलाकर कोई बेच रहा होगा उसको पकड़ा जाएगा तो उसके लिए भी खड़े हो जाएंगे। राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो व्यवस्थागत चीजों के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। मतलब जिसमें आप समझिए कि अगर वैक्सीन लोगों को दी जा रही है तो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। तो ये इंटर हाई स्कूल का उसका प्रक्षेपण कैसे जाता है, जो ये आप बताइए हमें। चले जाएंगे और उनकी बात का असर कितना है कि उनके परिवार के लोग उनके बात नहीं मान रहे हैं, उनके समर्थक उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बजाय राजनीति उस शिक्षकों में बोलो भाई की बात होनी चाहिए, शिक्षकों भी आपको बात रखनी चाहिए, तभी हमारे विद्यालय ठीक होंगे, तभी हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। कृपया मेरा 3 लाख जो रिक्त पद हैं, 34,000 जो तमाम सारे और पद रिक्त हैं, ये कब भरे जाएंगे ये तो बताइए ना। 3 लाख से ज्यादा बेसिक शिक्षा वो आज ही घोषणा की है कि परिषदीय स्कूलों में। मनोज जी मैं आपको अपडेट कर दूं कि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि परिषदीय स्कूलों के लिए शीघ्र ही वैकेंसी निकालने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कल ये घोषणा वो कर देंगे शिक्षक दिवस पर। अच्छा, वो चुनाव को मद्देनजर में ध्यान रखते हुए ना,
4.5 साल से भर्ती क्यों नहीं की गई? हो गए। अब जो भी है, चुनाव तो क्यों नहीं की राजनीतिक गई? दल है, चुनाव को मद्देनजर तो रखेंगे ही। चुनाव के नहीं, तो मद्देनजर तो आपने- रखेंगे ही, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं एक बात मनोज कहता भाई हूँ, ऐसे एक खिलाड़ी बात है कहता कि हूँ, बीजेपी 2020 अपना के मैच घोषणा में पत्र अगर पढ़ ले। लास्ट 4 अरे ओवर रुक में जाइए, रन रुक बनाना जाइए, रुक चाहते जाइए। हैं कि उसमें रन अरे नहीं बनाना रुक जाइए, चाहिए। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आप अपना संकल्प पत्र पढ़िएगा, पेज नंबर 2 या 3 पे है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो आरक्षण के पद खाली हैं उन पे स्क्रूटनी करेगी सरकार, और लगभग 1.5 लाख पद जो आरक्षण वाले हैं उन पे सरकार भर्ती 1 साल के अंदर करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके संकल्प पत्र में जो गीता की तरह पवित्र है उसमें लिखा है। क्या हो गई? 1.5 लाख भर्तियां हो गई? बिल्कुल, तो आप आरक्षण चिंता के मत पद कीजिए, खाली? समय से हो जाएंगी, समय से हो जाएंगी मनोज भाई, आप चिंता मत करें। नहीं हुई ना? हो मेरी आवाज जाएंगी, चली समय गई। से हो जाएंगी, आप चिंता मत करें। हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अरे आप अभी तो परेशान 4 मत महीने होइए। बचे हुए मनोज आवाज जी, आप नहीं आ रही चिंतित हो भाई। रहे हैं। आप इनको याद दिला रहे हैं, कर देंगे भर्ती आपकी बात सुन के। मुझे लगता है मनोज जी की आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। लता जी ये बताइए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि शिक्षकों के ऊपर पढ़ाने के अलावा भी काम के कई तरह के बोझ हैं। उन्हें चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, उन्हें जनगणना में लगा दिया जाता है, अगर कोई और महामारी फैल रही है तब भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये उस आदेश के बाद में क्या काम का बोझ कम हुआ है लता जी? नहीं सर, ये आप अगर हम लोगों की बात करें तो शिक्षकों के ऊपर पढ़ाने के अलावा भी और तरह के काम बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इन्हीं सब में अगर उलझे रहेंगे तो बाकी के काम कब होंगे? और हम लोग इसको काफी हद तक मैनेज करते हैं कि जहाँ पे बड़ा स्टाफ है वहाँ पर तो हम प्रिंसिपल जो है अपना पेपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट अधिनियम को देखें तो वहाँ प्रिंसिपल के, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल के 2 पीरियड होते हैं एक्ट के अनुसार। तो मेरे ऊपर भी पेपर वर्क का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, मैं उस 2 पीरियड को भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आप खुद ये समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा है। तो क्या इस तरह की जो पेपर वर्क, हर दिन हमसे कोई ना कोई सूचनाएं मांगी जाती है, और जबकि वो सूचनाएं शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी होती हैं। वो वहाँ उस टेबल पे उस पटल को जो भी देख रहा है, कर्मचारी, क्लर्क, लिपिक या जिस भी डिपार्टमेंट में है ये उसको खोल के वहां से सूचना नहीं निकाल के सीधे स्कूल को भेज देते हैं, आज आपको ये सूचना अवेलेबल करानी है। और शाम को 5 बजे तक, 3 बजे तक एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया जाता है। अगर मैं परसों की ही बात करूं तो परसों में शिक्षा विभाग से 3 सूचनाएं मांगी गई थी, और वो 3 सूचनाएं उन्होंने बोला था तत्काल आप उपलब्ध कराइए। मैं शिक्षा विभाग से भी ये पूछना चाहूंगी, क्या ये सूचनाएं आपके लिपिक के पास नहीं होती हैं, लेकिन वो अपना जो है सिस्टम को खोल के ये चेक नहीं करना चाहते, सीधे प्रिंसिपल के ऊपर थोप देते हैं कि ठीक है आप हमको ये सूचना दे दीजिए, और फिर हमको सॉफ्ट कॉपी में भी दीजिए, हार्ड कॉपी में भी दीजिए। तो इस तरह की अगर हमारे पास वर्कलोड, हर दिन कोई ना कोई सूचना हमसे मांगी जाती है, जो कि मैंने पहले भी बोला कि शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो फिर हमसे ये बार बार इस तरह की सूचनाएं क्यों मांगते? तो आपके पास नहीं है वो मांगिए हमसे, वो हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हम देते हैं, इसके बावजूद भी हम देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। तो ये बताइए लता जी कि इस समय आपके पास, अभी तो कोविड काल था तो आप लोग घर पे ही थे, अब जब स्कूल चालू हो गए हैं और डिजिटल क्लासेस चालू की गई थी, तो क्या डिजिटल क्लासेस का लाभ मिल रहा है बच्चों को? जी बिल्कुल मिल रहा है। हम अपने बच्चों को, जो बच्चे जिनकी सहमति पत्र मिल गई है अभिभावक की, वो बच्चे स्कूल आते हैं, जो बच्चे घर पर हैं वो हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, और जो हम उनको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वही बच्चों को ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाता है। सेम मैटर, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। तो बच्चे दोनों तरफ से लाभान्वित हो रहे हैं। जो बच्चे घर बैठे हैं वो भी शिक्षा से वंचित नहीं है, और जो बच्चे आ रहे हैं वो तो शिक्षकों की संरक्षण में अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ही रहे हैं। ठीक है लता जी। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लता जी की बात पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज यादव जी। नहीं, मैं लता जी की बात पे मेरा रिप्लाई नहीं, लेकिन उनके वक्तव्य से मुझे एक बात ध्यान आ गई। सरकार इस वक्त सूचना बहुत मांग रही, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी हो, और जो तमाम परिणाम बच्चों को मिले, पास हुए, और उनकी लिस्ट, टॉपर की लिस्ट मांगी जाती है। और ये कहा जाता है कि जो आपके स्कूल के मान लीजिए 10 हैं, 20 हैं जो टॉपर बच्चे, इनको सरकार पुरस्कृत करेगी, इनको तमाम तरह की चीजें प्रोवाइड करेगी जिससे इनका मनोबल बढ़े। विश्वास करिए, मैं 2-3 कॉलेजों में व्यक्तिगत तौर पे गया हूँ, सूचनाएं खूब मांगी जाती हैं लेकिन किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं किया जाता।
ना तो उनको कोई रिवार्ड दिया जाता है, ना किसी तरीके की कोई और बात ठीक कही है। जाती है। संजय जी क्या कहेंगे आप? लता जी ने भी यही कहा कि उनके ऊपर काम का बोझ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी आज भी चुनाव हो जाएंगे तो शिक्षकों की ही ड्यूटी लगेगी। अगर कोई पल्स पोलियो अभियान है तो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जनगणना होगी तो शिक्षक करेंगे। तो क्या सरकारें ये मानकर चलती हैं कि शिक्षक सबसे नकारा तत्व है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको पढ़ाने के अलावा भी काम के बोझ से लाद दिया जाता है? वजह क्या है और समाधान क्या है संजय जी? उपाध्याय जी, आप भी समाज में रहते हैं और हम भी समाज में रहते हैं। हमने प्राथमिक विद्यालय भी देखे हैं, माध्यमिक विद्यालय भी देखे हैं, उनकी पढ़ाई भी देखी है, वहां के टीचरों को भी देखा है, टीचरों की उपस्थिति को भी देखा है और कक्षा में वो कितनी मुस्तैदी से पढ़ाते हैं इसको भी देखा है। तो यूं तो मतलब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं कि टीचर इन व्यवस्थाओं में लगे, ये लगातार होने वाले काम हैं और इसमें वो लग रहे हैं। मुझको लगता है कि जब इलेक्शन रिफॉर्म की बात है, नई शिक्षा नीति की बात है, इसीलिए हमने उस नई शिक्षा नीति को लेकर आए, एक बड़ा विचार विमर्श हुआ। तो इसकी बेहतरी के लिए निश्चित रूप से सोच भी है, इच्छा शक्ति भी है और आगे बढ़ने की हमारा मनोबल भी है। लेकिन जो सूचनाएं मांगे जाने की बात है, मैं कल एक विषय को, मेरे एक परिचित है तो मुझे राज्य सूचना आयोग जाना था, तो मैंने वहां देखा कि इतने लोग उसकी कतार में खड़े हैं। बहुत बड़े ऐसे लोगों की संख्या है जो पेशेवर रूप से सूचनाएं मांग रहे हैं और वो सूचनाएं विभाग में जाती हैं, विभाग से टीचरों के पास जाती हैं और टीचरों को उसका उत्तर देना पड़ता है। तो कुछ व्यवस्था जनित समस्याएं भी हैं और जिसके लिए मुझको लगता है कि इसका हल के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नई चीज उत्पन्न होती है तो उसके दुर्गुण भी आ जाते हैं। सूचना विभाग में कल मैंने जाने के बाद मुझे लगा कि कितना ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है और एक ही समस्या के लिए सूचनाएं 1000 जगह से मांगी जा रही हैं और उनके पास आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था जनित जो चीजें हैं, इसके लिए भी निश्चित रूप से इनका कोई समाधान निकलने के लिए बेहतर पहल होगी। ठीक है संजय जी। मनोज प्रजापति जी, ये आपका आंदोलन कई गुटों में बटा हुआ है। जब मांग एक है, मकसद एक है, तो आप सब लोग एक मंच के नीचे क्यों नहीं आ जाते? सर, हम लोगों को मनोज प्रजापति जी, उल्टा सीधा बोला जा रहा है। हम लोगों का आंदोलन कई ग्रुप में बटा हुआ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार, जिसे भारतीय अरे अभी आप ही ने कहा कि टंकी पे हम लोग नहीं चढ़े हुए, वो दूसरा गुट है। आप ही ने कहा कि टंकी पे आप नहीं है, दूसरे गुट के लोग हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, आप ही ने बताया कि टंकी पे गुट दूसरा है। आरक्षण वाले लोग नहीं है, वो आरक्षण वाले लोग नहीं है। हमारे लोग इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, हम इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं। टंकी पर चढ़े हुए लोग वो हमसे संबंधित नहीं है, हम आरक्षण वाले हैं, हम आरक्षण को मानते हैं। और मैं माननीय प्रवक्ता महोदय जी से इस बात को कहना चाहता हूं कि 6 सितंबर को एक हमारा महाआंदोलन होने जा रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले लेटर रिसीव करा के आया हूं राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में, और निवेदन मैंने लेटर के माध्यम से भी किया है वहां पर कि हम लोगों का किसी भी तरीके से राजनीतिकरण ना हो, चूंकि हम अभ्यर्थी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट लगा चुका है, विभाग को निर्देशित कर चुका है, लिहाजा हमें 6 तारीख से पहले उस पर तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया, तो थोड़ा तो इंतजार आपको करना चाहिए। क्या आपको मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है? तो संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया और इनकी समस्या का समाधान होगा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद में। तो फिर आंदोलन किस बात का है? क्या आपको मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है या आप तत्काल चाहते हैं कि कोई घोषणा हो जाए? वजह क्या है? देखिए मनोज जी, मैं बता रहा हूँ 29 अप्रैल, आप समझिए अप्रैल का महीना कब होता है। उसके बाद हमने 2 महीने इंतजार किया, मई जून, 29 जून से फिर हमने अपना आंदोलन शुरू किया। उसके बाद फिर 3 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक अखबार की कॉपी मतलब अग्रेसित कर दी। 3 अगस्त से आज इतना समय हो गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आधिकारिक घोषणा कर दें, इससे संबंधित आधिकारिक घोषणा कर दें। ठीक है, हम लोग बिल्कुल आंदोलन विरत हो जाएंगे, हम आंदोलन छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही, हमें सिर्फ वो ऐसे लग रहा है कि ठीक है मनोज जी, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ संजय जी, आप अपनी बात 10 सेकंड में कहिए, फिर मनोज यादव जी के पास आएंगे। कार्यक्रम का समय जो है समाप्त होने जा रहा है। संजय जी, मनोज जी का आप जवाब देना चाहते हैं?
मैं मनोज प्रजापति जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, समस्या ये अगर इतनी आसान होती तो तुरंत हल हो जाती, लेकिन इसमें आप आधिकारिक घोषणा के लिए दबाव मत डालिए। इसमें वास्तव में जो समाधान है और समाधान कैसे निकल सकता है, और जो समाधान निकले वो सभी लोगों के लिए मान्य हो, ताकि सभी को इसका लाभ मिल जाए। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़े समय की प्रतीक्षा कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये मामला है और इसका समाधान निकलेगा, और समाधान आपके लिए भी लाभकारी होगा। ठीक है, इस विश्वास के साथ ठीक है संजय जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेहमान हमारे साथ जुड़े, शिक्षकों की समस्याओं पर आपके विचार जानने से हम लोग अवगत हुए, और जनता के बीच में ये सवाल चले गए हैं, जनता देखेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों की समस्याएं आम है, ये हर सरकारों में रहा है, इसका समाधान बहुत कम निकला है। शिक्षकों की भर्ती का मामला हो या शिक्षकों पर काम के बोझ का मामला हो, ये काम का बोझ कैसे कम होगा? ये काम, क्योंकि काम तो आखिर होना ही है। शिक्षकों की संख्या किसी भी राज्य में सरकारी कर्मचारियों के रूप में सर्वाधिक होती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है शिक्षक के अलावा, इसलिए काम का बोझ भी बढ़ता है। शिक्षा ये भी मान के चलते हैं, सरकारें ये भी मान के चलती हैं कि सरकारी शिक्षक स्कूलों में जाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए उन पर काम का बोझ डाल दिया जाता है। बहरहाल ये चर्चाएं जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।